बीते 23 अगस्त 2023 को इसरो के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। लेकिन चंद्रमा के सॉफ्ट लैंडिंग के बावजूद भी इसरो अभी संतुष्ट नहीं हुआ है। इसरो भारत के तिरंगे को अंतरिक्ष में और लहराना चाहता है और अंतरिक्ष में अपने परचम को और ज्यादा मजबूत करने के लिए इसरो ने चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद अब सूरज की तरफ अपना रुख दिखाना चालू कर दिया है। सूरज के या सूरज से संबंधित चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के उद्देश्य से भारत के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप इसरो के नाम से जानते हैं, उसने एक सोलर मिशन लॉन्च किया है जिसे 2 सितंबर 2023 को 11:50 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो सूरज से संबंधित चीजों और सूरज के बारे में जानकारी को एकत्रित करने के उद्देश्य से इसरो का ये पहला सोलर मिशन के तौर पर आदित्य L1 मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर, जो आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है वो कब सूरज के पास में पहुंचेगा? क्या चंद्रमा के चंद्रयान 3 के लैंडिंग के जैसे ही आदित्य L1 भी सूरज पर लैंडिंग करेगा? क्या कुछ हम सॉफ्ट लैंडिंग या हार्ड लैंडिंग जैसी चीजों की बात हम यहां पर भी करेंगे? तो आप ऐसा समझ लीजिए कि यहां पर ऐसी कोई भी लैंडिंग आपको नजर नहीं आएगी। उसका रीजन मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आदित्य L1 की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है जिसे आप आदित्य का मतलब होता है सूरज और L1 का मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट 1। अब ये लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं तो हम थोड़ी ही देर में इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आदित्य L1 मिशन जो है वो सूरज के विभिन्न चीजों के बारे में, चाहे हम सौर वायुमंडल की बात करें, सूरज के कोरोना या बाहरी लेयर की अगर हम बात करें, सौर तूफानों की बात करें या कोरोनल मास इजेक्शन की बात करें जिसको आप CME के नाम से जानते हैं। और अगर मैं साधारण भाषा में बताऊं तो ये जो CME है ये एक तरीके का विस्फोट है। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम इन चीजों के बारे में जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं, उसी के लिए हमने क्या किया है, आदित्य L1 मिशन जो है वो लॉन्च किया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर, इसमें हमने किस लॉन्चिंग व्हीकल का प्रयोग किया है? तो चंद्रयान 3 के जैसे ही यहां पर भी हमने PSLV का प्रयोग किया है। PSLV को हम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से जानते हैं और सूर्य की तरफ सैटेलाइट को भेजने के लिए, आदित्य L1 को भेजने के लिए हमने PSLV C57 का प्रयोग किया है। तो अगर आपके आगामी एग्जाम की आप बात करें तो उसके लिए ये लॉन्च व्हीकल का नाम भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, PSLV C57। दूसरी बात यह आती है कि सर, इस मिशन का, इस आदित्य L1 का उद्देश्य क्या है? तो अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि सूर्य के कोरोना के बारे में स्टडी करना। कोरोना मतलब सूरज का आउटर लेयर। सौर वायुमंडल के बारे में स्टडी करना। दूसरा अगर हम देखें तो सूर्य उत्सर्जन के बारे में स्टडी करना, उसका अध्ययन करना। तीसरा हम देखें तो क्रोमोस्फियर का अध्ययन करना। और इसके जैसे अलग अलग चीजों के बारे में हम नॉलेज और उसके बारे में अध्ययन करने के लिए इस मिशन को हम लॉन्च कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न हमारे सामने ये उठता है कि सर, सूरज का अध्ययन करना पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? सूरज के अध्ययन के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप ऐसा समझ लीजिए कि पृथ्वी पर अगर जीवन संभव है तो वो किसके माध्यम से संभव है? सूरज के माध्यम से ही संभव है। अगर हम सूरज की बात ना करें, अगर सूरज को हम कुछ समय के लिए ये समझ लें कि सूरज है ही नहीं, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि पृथ्वी पर जीवन भी संभव नहीं है। क्योंकि पृथ्वी पर अगर हम सूरज के बिना जीवन की बात करते हैं तो ऐसी कई गतिविधियां हैं जो जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं और उन गतिविधियों के संचालन के लिए सूरज का प्रकाश जो है वो अनिवार्य होता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो अधिकांश गतिविधियां सूरज से जो संबंधित हैं वो पृथ्वी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो उन गतिविधियों के बारे में भी अध्ययन जो है वो आदित्य L1 मिशन के द्वारा हम कर सकते हैं। तीसरा अगर हम इसमें बात करते हैं तो नाभिकीय संलयन जैसी चीजें हम लगातार स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। तो उन नाभिकीय संलयन जैसी चीजों के बारे में हमको नॉलेज, हमको जानकारी जो है वो एकत्रित
एकत्रित हो सकती है और उस जानकारी के आधार पर उससे संबंधित चीजों के बारे में हम एक तरीके का सकारात्मक प्रयोग जो है वो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर हमने उसके उद्देश्य की बात की। दूसरा हमने ये बात किया कि सूरज का अध्ययन जो है वो क्यों आवश्यक है। अब तीसरा जो पॉइंट है जिसको मैंने आपको बोला था कि आदित्य और L1, तो आदित्य के बारे में तो आपको पता है, बचपन से ही हम स्कूलों में पढ़ रहे हैं कि सूरज का एक पर्यायवाची आदित्य भी होता है। तो यहां पर इसलिए हमने उसके पर्यायवाची के नाम पर इस मिशन को आदित्य नाम दिया है। क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये L1 पॉइंट क्या है, आदित्य L1 ही क्यों हम बोल रहे हैं। तो याद रखिए कि L1 पॉइंट जिसको आप लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं या इसको ही आप लैग्रेंजियन पॉइंट भी कहते हैं, अलग अलग नामों से ये जाना जाता है, या इसी को आप L1 पॉइंट भी कहते हैं। अब ये L1 पॉइंट जो है ये आखिर होता क्या है। तो L1 पॉइंट की मैं अगर बात करूं तो अंतरिक्ष में कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जहां पर दो या दो से अधिक खगोलीय पिंडों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो दोनों का गुरुत्वाकर्षण जो है वो देखने को मिलता है, और वहां पर आकर्षण और प्रतिकर्षण जैसी स्थितियां जो हैं वो देखने को मिलती है। तो खगोलीय पिंडों की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं बोल रहा हूं कि सूरज की बात करें और किसकी बात करें, हम पृथ्वी की बात करें, तो इन दो खगोलीय पिंडों के बीच में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार के भी पॉइंट मिलेंगे जहां पर इन पिंडों से संबंधित आकर्षण और प्रतिकर्षण की स्थिति जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ पॉइंट आपको इस प्रकार के यहाँ पर दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, पृथ्वी और सूरज के बीच में लैग्रेंज पॉइंट की। तो ये जो लैग्रेंज पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं, ये जो पृथ्वी और सूरज के बीच में है, जो पृथ्वी से ज्यादा करीब है, इसको हम बोलते हैं L1 पॉइंट। इसकी दूरी लगभग पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर है। दूसरा जो पॉइंट है उसको हम कहते हैं L2 पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट है उसको हम L3 पॉइंट कहते हैं, और चौथे पॉइंट को L4 पॉइंट, और पांचवें पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको L5 पॉइंट जो है वो नजर आता है। तो यहां पर जब हम देखते हैं सूरज और पृथ्वी के बीच में तो 5 ऐसे लैग्रेंज पॉइंट जो हैं वो हमको पता चलते हैं। अब ये लैग्रेंज पॉइंट किस प्रकार से सहयोगी हो सकते हैं इस पूरे आदित्य मिशन में। तो यहां पर मैंने क्या बोला कि हम बात कर रहे हैं किसके परीक्षण की, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में जानकारी एकत्रित करने की, सूरज। तो उसको हमने क्या बोल दिया कि ये आदित्य पर या आदित्य की जानकारी को एकत्रित करने के लिए है, इसलिए इसको हमने आदित्य मिशन बोला। और ये किस पॉइंट पर आएगा, ये आएगा L1 पॉइंट पर यहां पर देखा जाएगा, और L1 पॉइंट पर रहकर ये सूर्य से संबंधित जानकारियों को एकत्रित करेगा, इसलिए इस पूरे मिशन को नाम दे दिया आदित्य L1। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, ये आदित्य L1 है। ये आदित्य L1 जो किस पॉइंट पर है, जो लैग्रेंज 1 पर है। बात समझ में आ रही है। अब होता क्या है, इस व्हीकल को जब लॉन्च किया गया तो किस तरीके से लॉन्च किया गया, तो जिस तरीके से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की गई, जिस तरीके से चंद्रयान 3 को पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर भेजा गया, उसी प्रकार से आदित्य L1 को भी पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर भेजने का प्रयास किया जा रहा है। और इस पूरे मिशन पर अगर हम देखें तो यहां पृथ्वी से लेकर और L1 पॉइंट तक पहुंचने में आदित्य L1 को जो पूरा समय लगेगा वो 4 महीने का समय लगेगा, और 4 माह में आदित्य L1 जो है वो इस पॉइंट पर यहां पर पहुंच जाएगा। अब यहां पर जाने के लिए अगर हम बात करें और सूरज से संबंधित चीजों की स्टडी और अध्ययन करने के लिए अगर हम बात करें तो इस पूरे मिशन में 7 पेलोड जो हैं वो इस अगर हम बात करें आदित्य L1 के साथ में क्या किए गए हैं, लॉन्च किए गए हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये पेलोड क्या होते हैं। तो पेलोड को सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो उसको हम उपकरण बोलते हैं, जिसका प्रयोग अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी को एकत्रित करने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए और डेटा कलेक्शन के लिए यहां पर किया जाएगा। तो कितने पेलोड जाएंगे, तो 7 पेलोड का लॉन्चिंग जो है वो आदित्य L1 के साथ में किया गया है। 7 उपकरणों को यहां पर भेजा गया है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए फायदा क्या है, सर जैसे यहां पर 5 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम L1 पॉइंट पर ही क्यों अपने आदित्य L1 को, या आदित्य जो मिशन है हमारा उसको L1 पॉइंट पर ही क्यों भेजे हैं, या L1 पॉइंट से ही क्यों हम ऑब्जर्वेशन जो है वो करना चाहते हैं। देखिए होता क्या है, अगर हम L2 पॉइंट पर यहां पर कर देते तो ये इस साइड है,
और पृथ्वी जब यहाँ पर दिन और रात की जो कंडीशन होती है वो किसकी वजह से होती है? सूरज के पड़ने वाले प्रकाश की वजह से होती है। तो जब हम इस पॉइंट से यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करते तो हमारे लिए दिन और रात की समस्याएं जो हैं वो देखने को मिलती। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब हम इस पॉइंट से ऑब्जर्वेशन करेंगे तो पृथ्वी पर पड़ने वाला सूरज के प्रकाश से इसको किसी भी प्रकार से विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बात समझ में आ रही है? दूसरा पॉइंट इसमें ये याद रखिए कि अगर हम यहां से ऑब्जर्वेशन करते तो कभी कभी हम ये देखते हैं कि ग्रहण लगने लगता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है। वहां की स्थिति में हमारा ऑब्जर्वेशन जो है वो कुछ समय के लिए क्या हो जाता? रुक जाता। तो हमने L1 पॉइंट चुना है, तो L1 पॉइंट पर होने के कारण सूर्य ग्रहण की स्थिति पर भी किसी भी प्रकार से नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव इस पॉइंट पर नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो याद क्या रखना है? याद रखना है कि सर L1 पॉइंट पर होने के कारण दिन और रात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। L1 पॉइंट पर होने के कारण सूर्य ग्रहण का किसी भी प्रकार से आदित्य L1 पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये कंटिन्यूअस जो है ये सूरज का ऑब्जर्वेशन कर सकता है, उससे संबंधित जानकारियों को एकत्रित कर सकता है। बात समझ में आ रही है? हम लगातार इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए इस प्रोजेक्ट के सफल होने का लगातार हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और अपने इसरो के साइंटिस्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भारत को विश्व में और विश्व में ही नहीं अंतरिक्ष में भी भारत के परचम को इस तरीके से लहराया है। बात समझ में आ रही है? तो ये आदित्य L1 मिशन से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट और मुख्य जानकारी जो थी वो देखने को मिली है। जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे नई इंफॉर्मेशन आती जाएगी, हम और भी बिंदुओं के बारे में चर्चा करते जाएंगे। ऐसी ही विशेष जानकारी के लिए आप AEC के साथ में जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई जो है वो लगातार करते रहिए। आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।